हेलो डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको मालूम है हम 9th क्लास का चैप्टर नंबर 3 केमिकल बॉन्डिंग पढ़ रहे हैं। और केमिकल बॉन्डिंग में आज हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक अकॉर्डिंग टू बोर्ड पैटर्न जो 3.6 है, जिसमें हमने कंपैरिजन करना है आयोनिक कंपाउंड्स का कोवेलेंट कंपाउंड्स के साथ। ये बात आप नोट कर लेंगे, ये वाला जो क्वेश्चन है ये अकॉर्डिंग टू बोर्ड पैटर्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है और प्रीवियस जो हमारी बुक थी उसमें अक्सर ये सवाल आ जाता था उसके मुताबिक। तो ये न्यू बुक के लिहाज से भी ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमारे पास जो है बुक का पेज नंबर 44 इंग्लिश मीडियम का आपने भी ओपन करना है। जब आपने ये लेक्चर सुनना है तो साथ में आपने बुक को भी ओपन कर लेना है, ताकि साथ जो मैं रीडिंग कर रहा हूँ आपको समझ आती रहे और साथ साथ मैं इसको एक्सप्लेन भी करता जाऊंगा। तो मैं पढ़ने जा रहा हूँ सबसे पहले आयोनिक कंपाउंड का पहला पॉइंट। तो आयोनिक कंपाउंड के पहले पॉइंट है बच्चों, उसने लिखा हुआ है इन आयोनिक कंपाउंड अपोजिटली चार्ज आयन आर प्रॉपरली अरेंज टू गिव अ क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। कहता है आयोनिक कंपाउंड्स के अंदर जो अपोजिटली चार्ज आयन होते हैं वो एक प्रॉपर स्ट्रक्चर के अंदर अरेंज हुए होते हैं। जैसे हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आयोनिक कंपाउंड है जिसको हम अक्सर पढ़ते हैं NaCl। NaCl में क्या होता है, NaCl में हमारे पास जो सोडियम का बच्चों आयन होता है ना, उसके गिर्द 6 क्लोरीन के जो आयन होते हैं Cl- के, वो इसके गिर्द अरेंज हो जाते हैं। इसको कोऑर्डिनेशन नंबर भी कहा जाता है। कि अगर आपसे कोई पूछेगा कि सोडियम का कोऑर्डिनेशन नंबर बताएं तो आप बता सकते हैं कि सोडियम का कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो 6 है, क्योंकि उसके गिर्द 6 क्लोरीन के जो आयन्स होते हैं वो इसके गिर्द अरेंज हो जाते हैं। तो आयोनिक कंपाउंड में अपोजिट चार्ज होते हैं, एक चार्ज पॉजिटिव वाला होता है, दूसरा चार्ज नेगेटिव वाला होता है। और इसकी जब स्ट्रक्चर बनती है आयोनिक कंपाउंड की, तो इसके अंदर सोडियम के आयन के गिर्द क्लोरीन के आयन जो है वो प्रॉपरली कहता है अरेंज हुए होते हैं। फिर आगे कर रहे हैं जी, एज ए होल द कंपाउंड इज न्यूट्रल। कहता है जो टोटल कंपाउंड होता है वो न्यूट्रल होता है, क्योंकि इसके अंदर जो चार्जेस होते हैं ना, जैसे हमारे पास सोडियम के ऊपर जो है वो 1+ का चार्ज होगा और क्लोरीन के ऊपर 1- का चार्ज होगा। तो ये चार्जेस जो है एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट हो जाते हैं, इस वजह से ये कंपाउंड न्यूट्रल कहलाता है। देयर एग्जिस्ट अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन देयर आयंस। सोडियम और क्लोरीन या कोई भी आयोनिक कंपाउंड है उसके दरमियान में आपने याद रखना है कि एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डोमिनेट करती है। हमारे पास बच्चों ये सोडियम का आयन है और ये क्लोरीन का आयन है, और इनके दरमियान में एक बड़ी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होती है ये डोमिनेट करती है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, अब मैं पढ़ने जा रहा हूं कोवेलेंट कंपाउंड का पहला पॉइंट। देखें, कहते हैं कोवेलेंट कंपाउंड मोस्टली एग्जिस्ट एज डिस्क्रीट न्यूट्रल मॉलिक्यूल। जो कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं ना, कहता है ये मतलब न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स के ऊपर मुश्तमिल होते हैं। जैसे हम क्या करें, हम हाइड्रोजन के एक एटम को दूसरे हाइड्रोजन एटम के साथ जब मिलाते हैं तो आपको पता है इन दोनों के इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है, तो हमारे पास H2 का मॉलिक्यूल बन जाता है। इसी तरीके से जैसे हम ऑक्सीजन के एटम को ऑक्सीजन के एटम के साथ मिलाते हैं, हमारे पास O2 का मॉलिक्यूल बन जाता है। तो ये हमारे पास न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स होते हैं। और कोवेलेंट कंपाउंड हमेशा आपने पढ़ा है कि ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ म्यूचुअल शेयरिंग बिटवीन द एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग की वजह से जो बॉन्ड बनता है उसको हम कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। देयर एग्जिस्ट अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियाई एंड शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। इसके शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स और इसके न्यूक्लियस के दरमियान एक मजबूत फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। देखिए यहाँ पे आपके पास हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का न्यूक्लियस होगा, दूसरा हाइड्रोजन है इसका न्यूक्लियस होगा। ठीक है, वो कहता है इसके इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान में, यहां से इसका जो इलेक्ट्रॉन है उसके इलेक्ट्रॉन के दरमियान में और इनके न्यूक्लियस के दरमियान में एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाई जाती है। ठीक हो गया। दूसरे हम पढ़ते हैं जी आयोनिक कंपाउंड का दूसरा पॉइंट। कहते हैं आयोनिक कंपाउंड आर यूजुअली सॉलिड। आयोनिक कंपाउंड ज्यादातर सॉलिड होते हैं। आपने देखा होगा हमारे पास जो NaCl होता है ना बच्चों, ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है, दानेदार शक्ल में होता है। ये हम घर में भी इस्तेमाल करते हैं इसको, नमक को, तो ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है, यानी कि ये सॉलिड होता है। हैव हाई मेल्टिंग, यानी कि इसको मेल्ट करना, पिघलाना, उसके लिए भी हाई पॉइंट्स चाहिए होंगे और बॉयल करने के लिए हाई पॉइंट्स चाहिए होंगे। तो ये हमें एग्जाम्पल में बता रहा है कि हमारे पास जो NaCl का ये क्रिस्टल है, ये NaCl का हमारे पास जो यूनिट है, इसको पिघलाने के लिए इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा, इसको मेल्ट करने के लिए 801 सेल्सियस टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है, यानी कि ये इसका मेल्टिंग पॉइंट है। अगर आप NaCl को मेल्ट करना चाहते हैं, क्योंकि वो सॉलिड होता है, उसको पिघलाना चाहते हैं तो आपको 801 सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए होगा। और अगर आप इसको बॉयल करना चाहते हैं, जब ये मेल्ट हो जाएगा, जब ये मोल्टन फॉर्म में आ जाएगा, लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा, तो मोल्टन फॉर्म से जब आप इसको बॉयल फॉर्म में लेके आना चाहेंगे तो 1413 यानी कि 1413 सेल्सियस टेम्परेचर आपको रिक्वायर्ड होगा। तो ये बहुत ज्यादा टेम्परेचर है। इसकी वजह क्या है
इसकी वजह यह है कि सोडियम के आयन और क्लोरीन के आयन के दरमियान एक बड़ी मजबूत इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाई जाती है, जिसकी वजह से इनकी बॉन्डिंग बहुत मजबूत है, और जितनी ज्यादा बॉन्डिंग मजबूत होगी उसको तोड़ने के लिए उतनी ही ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी। तो मैं इस पॉइंट को दोबारा से रीड कर रहा हूं और कंप्लीट रीड कर रहा हूं। देखें, आयोनिक कंपाउंड आर यूजुअली ionic compounds are usually solid, high melting and boiling points. The melting point of sodium chloride is 801 because it is difficult, क्योंकि ये मुश्किल होता है to break, तोड़ना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दी अपोजिटली चार्ज आइंस की फोर्सेस को तोड़ना मुश्किल होता है। मैं दूसरा पॉइंट पढ़ने जा रहा हूं कोवेलेंट कंपाउंड्स का। कहते हैं कोवेलेंट कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ 2 और मोर नॉन मेटल। कोवेलेंट कंपाउंड 2 या 2 से ज्यादा नॉन मेटल से मिलकर बनते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन भी नॉन मेटल है, ये हाइड्रोजन भी नॉन मेटल है। यहाँ पे ये ऑक्सीजन है, इसके आखिरी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये भी नॉन मेटल है। यहाँ पे ये वाला जो ऑक्सीजन है, इसके आखिरी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये भी नॉन मेटल है। नॉन मेटल बच्चे वो होते हैं जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। वो कहता है कोवेलेंट बॉन्ड हमेशा 2 नॉन मेटल्स के दरमियान में फॉर्म्ड होता है, 2 नॉन मेटल्स के दरमियान में बनता है। ठीक है, लोअर मालिक्यूलर मास, जिनका मालिक्यूलर मास कम होता है, यानी कि जिसमें एटम्स की तादाद कम होती है, वो गैसियस फॉर्म में होते हैं। जैसे हाइड्रोजन का मालिक्यूलर मास कम है तो ये गैस होता है, ऑक्सीजन का मालिक्यूलर मास कम है तो ये गैस होता है। अगर आप नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के साथ मिलाएंगे तो N2 बनेगा, तो ये भी गैस होता है। यानी कि जिन मॉलिक्यूल्स का मालिक्यूलर वेट या मालिक्यूलर मास कम होता है तो बच्चों वो गैसियस फॉर्म में पाई जाती हैं। तो ये नॉन मेटल ज्यादातर गैसियस फॉर्म में भी होते हैं। हाई मालिक्यूलर मास, जिनका मालिक्यूलर मास ज्यादा हो जाता है, वो कोवेलेंट कंपाउंड जो है कहता है सॉलिड या लिक्विड में चले जाते हैं। ठीक है, तो मालिक्यूलर मास जितना कम होगा मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी कम होंगे, मालिक्यूलर मास जितना बढ़ जाएगा मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाएंगे। तीसरा पॉइंट मैं पढ़ने जा रहा हूं आयोनिक कंपाउंड्स का। कहता है आयोनिक कंपाउंड आर जनरली सोल्यूबल इन पोलर सॉल्वेंट लाइक वाटर। आयोनिक कंपाउंड्स पानी के अंदर सोल्यूबल होते हैं। देखो, आपके पास जो वाटर का मालिक्यूल होता है ना बच्चों, वाटर का, उसमें हाइड्रोजन के ऊपर जो है वो प्लस का चार्ज होता है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव होता है और हाइड्रोजन पे प्लस। वाटर इज अ पोलर मालिक्यूल। ठीक है, जब हम इसके अंदर NaCl का यूनिट डालेंगे तो होगा क्या, मिसाल के तौर पे आपके पास पानी का एक गिलास है, ये जग है, आपने उसके अंदर पानी डाला, उसके अंदर तो बहुत सारे वाटर के मॉलिक्यूल होंगे। जब आप उसके अंदर NaCl को ऐड करेंगे तो क्या होगा, पानी में मौजूद जो पानी के हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन है, ये क्लोरीन के नेगेटिव को अपनी तरफ खींचना शुरू कर देंगे। ठीक है, और जो पानी के ऑक्सीजन नेगेटिव आयन है, ये सोडियम आयन के जो है इसको अपनी तरफ खींचना शुरू कर देंगे। इससे क्या होगा, ये वाला यूनिट जो है ये आपस में से टूट जाएगा। इसका सोडियम का आयन अलग हो जाएगा, क्लोरीन का आयन अलग हो जाएगा। जैसे सोडियम का आयन अलग होगा तो ऑक्सीजन के जो मॉलिक्यूल, पानी के मॉलिक्यूल्स में जो ऑक्सीजन है वो इसको अपनी तरफ जो है ना वो घेर लेंगे। ठीक है, और जो पानी में मौजूद जो हाइड्रोजन प्लस होते हैं वो जो है वो क्लोरीन को घेर लेंगे। तो इस तरीके से वो कहता है कि ये जो आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं ना, ये पानी में सोल्यूबल होते हैं। इस पे क्वेश्चन भी बन सकता है, व्हाई आयोनिक कंपाउंड आर सोल्यूबल इन वाटर। तो बड़ा इसका आसान सा आंसर है, आपने कहना है कि वाटर इज अ पोलर मॉलिक्यूल। पानी हमारे पास जो होता है इसमें हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन माइनस, पानी एक पोलर मॉलिक्यूल है। जब हम इसके अंदर आयोनिक कंपाउंड डालेंगे तो उसकी पोलैरिटी की वजह से तो आयोनिक कंपाउंड जो है ये पानी के अंदर सोल्यूबल हो जाएगा। तीसरा पॉइंट पढ़ने जा रहा हूं कोवेलेंट कंपाउंड्स का। कहता है दे आर इनसोल्यूबल इन वाटर, ये पानी में हल नहीं होते, बट सोल्यूबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। बच्चों एक रूल है, लाइक डिसॉल्व्स लाइक, यानी कि एक जैसी चीजें एक जैसी चीजों को हल करती हैं। ठीक है, अब ये नॉन पोलर है। अब हाइड्रोजन गैस के ऊपर कोई चार्ज भी नहीं है, ऑक्सीजन गैस पे भी बच्चों कोई चार्ज नहीं है, नाइट्रोजन गैस पे भी बच्चों कोई चार्ज नहीं है। जब हम इसको पानी में डालेंगे, पानी जो है वो एक पोलर मतलब स्ट्रक्चर रखता है, तो पानी में जब इसको ऐड करेंगे तो इनके ऊपर तो कोई चार्ज नहीं है, तो पानी इनको कैसे खींचेगा, क्योंकि इनके अंदर किसी किस्म की कोई अट्रैक्शन ही नहीं है पानी के लिए। तो नॉन पोलर सॉल्वेंट वाटर में डिसॉल्व नहीं होते। ठीक है, क्योंकि उनके ऊपर किसी किस्म का कोई पॉजिटिव या नेगेटिव पोल नहीं है। पानी उसको खींचेगा जिसके ऊपर कोई पोल्स होंगे, पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव होंगे। तो नॉन पोलर जो होते हैं ना बच्चों, इनके ऊपर किसी किस्म के पॉजिटिव या नेगेटिव चार्जेस नहीं होते, इस वजह से ये पानी में डिसॉल्व नहीं हो सकते। तो आखिरी पॉइंट पढ़ने जा रहा हूं आयोनिक कंपाउंड्स का, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, पहले भी बता चुका हूं अकॉर्डिंग टू बोर्ड पैटर्न। आखिरी पॉइंट आ रहा है इसका। कहता है दे आर यूजुअली गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट और इन सोल्यूशन फॉर्म। जब ये मोल्टन स्टेट में होते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, NaCl को जब आपने पिघलाया, जब आपने NaCl को 801 सेल्सियस टेम्परेचर दिया ना बच्चों, तो ये मोल्टन फॉर्म में आ गया था, पिघल गया था। जैसे ही पिघलता है, इसमें सोडियम के आयंस और क्लोरीन्स के आयंस सेपरेट हो जाते हैं, यानी कि इसके आयंस फ्री हो जाते हैं। ठीक है, इस वजह से इसके अंदर से जो है ना वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करना शुरू कर देती है।
जब ये सॉलिड फॉर्म में होता है NaCl, उस वक्त ये एक यूनिट की फॉर्म में होता है। इसमें सोडियम और क्लोरीन के जो आयंस होते हैं ये बड़ी टाइटली हेल्ड होते हैं, फ्री नहीं होते। उस वक्त इसमें से बिजली नहीं गुजरेगी। जैसे आप इसको पिघला लोगे या NaCl को आप पानी में डाल दोगे, इसका सोल्यूशन बना दोगे, क्योंकि उस वक्त इनके आयंस फ्री हो जाएंगे। अब इसके ऊपर भी सवाल बन सकता है। क्या सवाल बन सकता है? सवाल ये बन सकता है कि वाई NaCl कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सोल्यूशन एंड मोल्टन फॉर्म, यानी कि जो NaCl होता है या जो साल्ट होता है या जो आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं, जब आप इनको पिघला लेते हो या सोल्यूशन में हल करते हो तो फिर ये बिजली, इनमें से बिजली क्यों गुजर जाती है? तो इसका बड़ा सिंपल और बड़ा आसान सा आंसर है। क्या है? आपने कहना है ड्यू टू फ्री आयंस इन देम, क्योंकि इस वक्त इनके आयंस फ्री हो जाते हैं। Na और Cl अलग हो जाते हैं, K और Cl अलग हो जाते हैं, Na प्लस और NO3 अलग। बहुत सारे हमारे पास आयोनिक कंपाउंड है, जरूरी नहीं है कि NaCl। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, देखिए हमारे पास KCl पोटेशियम क्लोराइड, NaNO3, ठीक है, CuSO4, ZnCl2, ये सारे के सारे हमारे पास आयोनिक कंपाउंड्स हैं। तो ये जो है जब इनके आयंस फ्री होंगे तो इनमें से बिजली गुजर जाएगी। दोबारा से रीड कर रहा हूं, कह रहा है दे आर यूजली गुड कंडक्टर ऑफ हीट, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट और सोल्यूशन फॉर्म। देयर कंडक्टेंस इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, ये देखिए आंसर भी लिख दिया नीचे उसने। इनकी कंडक्टेंस क्यों है? क्योंकि आयंस फ्री हो जाएंगे। लास्ट पॉइंट पढ़ने जा रहा हूं कोवेलेंट कंपाउंड्स का। दे आर यूजली बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बैड का मतलब है कि ये बिजली के नाकिस कंडक्टर होते हैं। ये तो बेचारे मांग मांग के इलेक्ट्रॉन पूरे कर रहे होते हैं, इनके पास तो इलेक्ट्रॉन्स होते ही नहीं है, पहले ही एक दूसरे से मांग के ये एक दूसरे के साथ शेयर करके पूरे करेंगे। और करंट वहां से गुजरता है जहां पे फ्री इलेक्ट्रॉन हो। इनके पास तो फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। फ्री इलेक्ट्रॉन अगर इनके पास नहीं है तो ये बैड कंडक्टर ही होंगे। तो बच्चों हमारे पास ये आयोनिक कंपाउंड और कोवेलेंट कंपाउंड का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है अकॉर्डिंग टू बोर्ड पैटर्न, ठीक है। तो इसके 4 पॉइंट्स हैं, आपने इसको अच्छे से याद करना है ताकि जो है अगर ये बोर्ड में आए तो आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकें। मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।